नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स नेटवर्क पे। हम कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट 2020 के लिए। जो हमारी यूनिट चल रही है वो चल रही है बिजनेस इन्वायरमेंट और क्लास नंबर है 2। इससे पहले मैं एक क्लास ले चुका हूं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले पहली क्लास देख लें, उसके बाद आज की क्लास पे आए। तो नॉर्मली जो कल लास्ट क्लास होती है उस पर हम डिस्कस कर रहे थे मैक्रो और माइक्रो इन्वायरमेंट। तो नॉर्मली हम डिटेल वाइज आपको एक्सप्लेन कर चुका था। अब हम करते हैं अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं इसके डिटेल में। सबसे पहले क्या है, माइक्रो इन्वायरमेंट की बात करते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट, तो माइक्रो इन्वायरमेंट में देखते हैं सबसे पहले क्या आता है, कंज्यूमर आते हैं। कौन आते हैं हमारे, कंज्यूमर आते हैं। अब कंज्यूमर कौन होता है, आपको पता है कंज्यूमर कौन होता है नॉर्मली, कि भाई कंज्यूमर होल्ड द की टू द सक्सेस ऑफ ए बिजनेस। नॉर्मली किसी भी बिजनेस को सक्सेस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, वो करता है कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि अगर कंज्यूमर आपके गुड्स को या फिर सर्विस को कंज्यूम ही नहीं करेगा या फिर परचेस ही नहीं करेगा तो क्या आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो नॉर्मली मेन जो पर्पस होता है किसी भी कंपनी का या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है मैक्सिमम कंज्यूमर को क्या करना, गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करना और कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना। ऑफ कोर्स अगर वो सेटिस्फाई रहेगा तो परचेस करेगा गुड्स को, लोगों को सजेस्ट भी करेगा कि भाई ये कंपनी इस प्रोडक्ट की बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करती है। जैसे बात करते हैं सॉल्ट की। अब नॉर्मली सॉल्ट की बात करते हैं तो टाटा नमक ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है। टाटा नमक कि आप देखेंगे 100 में से अगर 100 घर हैं तो उन 100 में से करीब 90 जो घर हैं उनमें क्या मिलेगा, टाटा नमक मिलता है। आपको हर घर में टाटा नमक दिखाई देता है नॉर्मली। तो ऐसा क्यों? या फिर अगर आपसे भी कोई पूछे भाई किसका नमक ज्यादा अच्छा है, तो किसका नमक अच्छा है, टाटा का नमक अच्छा है। ऐसा आपने क्यों करा? क्योंकि आप सेटिस्फाई हैं। जब आप सेटिस्फाई होते हैं किसी भी गुड्स से या फिर सर्विस से, तो आप क्या करते हैं, आप लोगों को सजेशन भी देते हैं कि भाई इस गुड्स की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, आप इसे कंज्यूम करिए या फिर परचेज करिए। आगे लिखा है देयर फॉर अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर्स एंड मॉनिटरिंग देयर चेंज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। नॉर्मली क्या है कि कोई भी कंपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे क्या क्या करना चाहिए, तो उसे मॉनिटरिंग करनी चाहिए या फिर मॉनिटर करना चाहिए। क्या मॉनिटर करेंगे वो, टेस्ट या फिर प्रेफरेंस। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करते हैं। आप देखते हैं कंज्यूमर की चॉइसेस चेंज होती रहती है। जैसे आप देखेंगे नोकिया की बात करते हैं। नोकिया जब लेके आया था तो नोकिया क्या, नोकिया कौन से फोन लेके आया, विंडो फोन लेके आया नोकिया। कौन से फोन, विंडो फोन। आपने देखा होगा नोकिया आशा मोबाइल फोन था एक, तो विंडो फोन था नॉर्मली। 2010 के अराउंड की बात है जिस टाइम पे नोकिया आशा लॉन्च हुआ था। लेकिन उसके साथ ही क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, क्या एंड्रॉयड फोन आ गए मार्केट में। क्या आ गए, एंड्रॉयड फोन आ गए। जब एंड्रॉयड फोन आए मार्केट में तो क्या हुआ, आप खुद सोचिए कि क्या हुआ, लोगों के क्या हुआ, टेस्ट चेंज हुआ, प्रेफरेंस चेंज हुई। लोग कहाँ शिफ्ट हुए, विंडो से कहाँ शिफ्ट हो गए, कंज्यूमर शिफ्ट हो गए एंड्रॉयड पे। और नोकिया ने क्या करा, नोकिया ने इतना गौर नहीं दिया कि भाई कंज्यूमर कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है या फिर किस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन वो विंडो ही लॉन्च करते रहे। अब आज के डेट में जब बात करते हैं कि भाई 2021 स्टार्ट हो चुका है हमारा, तो 2021 के अंदर आप देखते हैं कि विंडो फोन जो है उनकी मार्केट बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है और नोकिया कहीं ना कहीं मार्केट से आउट ऑफ मार्केट हो चुका है नॉर्मली। जैसे लिखा लॉयलिटी या फिर सेटिस्फेक्शन। नॉर्मली अगर कंज्यूमर लॉयल है तो आपको खुद भी आता है गुड्स को परचेज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, और अदर्स जो पर्सन है उन्हें भी अपने साथ लेके आता है। अब कॉम्पिटिटर की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, कॉम्पिटिटर है। लिखा है नो बिजनेस फर्म however large it may be enjoy monopoly in real market situation। नॉर्मली अब बात करें कि भाई ऐसी कोई भी फर्म नहीं है जो क्या है कि मोनोपोली को एंजॉय कर सके। क्यों? ऐसा क्या रीजन है और कॉम्पिटिटर क्यों जरूरी है? आप खुद सोचिए कि अभी क्या है कि मान लीजिए आपकी क्लास में आप अकेले स्टूडेंट हैं, क्या है, आप एक सिंगल स्टूडेंट हैं, तो आप चाहे 33% स्कोर करिए तब भी आप बेस्ट हैं, ठीक है। आप 100 स्कोर करिए तब भी आप बेस्ट हैं नॉर्मली, ठीक है। तो आप देखेंगे आप कहीं ना कहीं 33 स्कोर करके भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि आप अकेले हैं तो और कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, हाँ भाई इनके 33% आए हैं।
तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। लेकिन मान लीजिए कंपटीशन क्रिएट हो गया, अब क्या है आपकी क्लास में दो स्टूडेंट है, एक का नाम ए है और एक का नाम क्या है बी है, एक के नाम ए है और एक का नाम क्या है बी है। अब तक क्या था कि भाई आप 33% पे ही सेटिस्फाई थे, कितने पे 33% पे ही आप सेटिस्फाई थे, 33 सोचिए छोड़िए, आप 70% पे सेटिस्फाई थे। भाई 70 स्कोर करा, बहुत बड़ा काम करा कि भाई मैं तो 70% स्कोर करके आया हूँ और मैंने टॉप करा है। लेकिन जैसे ही बी की एंट्री होती है और बी का स्कोर जाता है 80%, तो क्या है अब कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर क्या करता है, आपको भी एक तरह से क्या करता है, मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए, पहले से बेटर परफॉर्म करने के लिए। तो नॉर्मल क्या होगा कि जब आप देखेंगे भाई मेरे साथ में एक और पर्सन है जो सेम क्लास में है, सेम बुक्स पढ़ता है, सेम स्ट्रीम से, और वो 80 स्कोर कर रहा है 80%, तो आप भी क्या करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, पहले से ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, और आपका टारगेट रहेगा कि भाई मैं 80, अगर वो 80 लेके आता है तो मैं 90 लेके आऊं, ठीक है, 90% स्कोर करूं। अब देखेंगे जब बी पर्सन जब देखेगा कि भाई आपने 90% स्कोर करा तो वो भी कंपटीशन करेगा, वो क्या बोलेगा, बोलेगा कि भाई जब इनके 90 है तो मैं 100 लेके आऊंगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन क्या कर रहा है, कंपटीशन आपको आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है या फिर पुश कर रहा है आपको कि आपको आगे बढ़ना है, हार्डवर्क करना है अपने आप प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर ये सब चीजें प्रोवाइड करता है नॉर्मली किसी भी मार्केट के अंदर। तो इसलिए लिखा है कोई भी कंपनी क्या है, एक तो मोनोपोली इंजॉय कर ही नहीं सकती। अब मोनोपोली पे आते हैं, मोनोपोली आपको पता है मोनोपोली क्या होता है, कि भाई मोनोपोली जब हम मार्केट में पढ़ा होगा आपने इकोनॉमिक्स में, कि भाई मोनोपोली मीन्स होता है जहां पे नंबर ऑफ सेलर क्या होता है, वन होता है, और नंबर ऑफ बायर क्या होता है, अनलिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बायर क्या है आपकी, अनलिमिटेड होते हैं। अब खुद देखिए कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कोई कंपनी मोनोपोली में रहे हमेशा के लिए, जैसे रेलवे की बात करते हैं, नॉर्मली हम एग्जांपल देते हैं कि भाई इंडियन रेलवे क्या है, वो मोनोपोली में है, हम यही बात बोलते हैं ना। लेकिन आप खुद देखिए क्या मोनोपोली में इंडियन रेलवे है, तो क्या वो मोनोपोली को एंजॉय कर पाई, नहीं कर पाई, उसके सब्स्टिट्यूट आ गए हैं। जैसे बस देखते हैं आप लोग, बस सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। बस के साथ आप देखेंगे भाई ओला कैब आ गई है, उबर कैब आ गई है, एयरलाइंस एयरलाइंस या फिर एयरप्लेन जो सर्विस होती है वो भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो आप नॉर्मल देखिए कहीं ना कहीं रेलवे भी क्या है, मोनोपोली में नहीं रही, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है कि कोई भी कंपनी मोनोपोली कभी भी मोनोपोली को एंजॉय नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई, लोगों ने देखा रेलवे में बेनिफिट है ट्रांसपोर्ट बिजनेस बिजनेस के अंदर, और रेलवे क्या था, अकेला एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर था, उस अकेला मोनोपोली एंजॉय कर रहा था। जब रेलवे आया तो लोगों ने कहा भाई जब रेल से प्रॉफिट है तो ट्रेन तो हम नहीं चला सकते, लेकिन सब्स्टिट्यूट जरूर लेके आ सकता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, बस को लॉन्च कर दिया कि हम बस से करेंगे टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस। जब बस चालू हुई तो लोगों ने सोचा यार बस भी है तो मैं बस नहीं कैरी कर सकता, तो भाई ओला या उबर को मैं कैरी कर लूंगा, रन कर लूंगा या चला लूंगा। अब लोगों ने सोचा यार बस या रेलवे से ज्यादा टाइम लगता था, तो क्यों ना एयरप्लेन का इस्तेमाल किया जाए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो मोनोपोली थी रेलवे की वो भी क्या हो गई, कम हो गई है। और ज्यादा जाएंगे तो देखिए मेट्रो आ गई है, मेट्रो, ठीक है। देखते हैं दिल्ली में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वहां पे मेट्रो आपको मिलेगी। तो ये क्या है, ये भी रेलवे कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट है, और इससे क्या है बेनिफिट मिला है फर्म को भी, नॉर्मली कंपनी को भी, और कंज्यूमर को भी इससे बेनिफिट हुआ है। क्लियर है, सिंपल था। कंपटीशन क्यों जरूरी है, क्या करता है कंपटीशन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक जो है वो क्या है, मार्केटिंग इंटरमीडिएट की। अब मार्केटिंग की बात करते हैं, इंटरमीडिएट कौन होते हैं, इंटरमीडिएट देखिए तो लिखा है नॉर्मली क्या है, चैनल नंबर या फिर मिडिल मैन। अब मिडिल मैन कौन होते हैं, आपने देखा होगा एक चैन, जब हम मार्केटिंग आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि क्या होता है कि मान लीजिए कोई कोई कंपनी या फिर क्या है, कोई इंडस्ट्री है, और उसने क्या करा, मैन्युफैक्चरिंग करी। मैन्युफैक्चर क्या होता है, रिटेलर आते हैं, फिर होलसेलर आते हैं, फिर आपका जो किराना स्टोर होते हैं वहां पे आता है गुड्स, और उसके बाद में एंड में कौन आता है, कंज्यूमर के पास वो गुड्स आता है, ठीक है। तो कंज्यूमर के पास आता है। तो ये क्या है कि भाई इंटरमीडिएट कितनी है, एक दो तीन, तीन इंटरमीडिएट हो गए नॉर्मली। बिजनेस फर्म टू टेक इट्स प्रोडक्ट टू द फाइनल बायर
द इंटरमीडिएट सच एज होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूशन फर्म, एजेंट, ये सब क्या कहलाते हैं, ये मिडिल मैन जो है ये भी क्या कहलाते हैं, आपके इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं। क्लियर है, सबने पढ़ा होगा मार्केटिंग चेन में, नहीं पढ़ा तो हम मार्केटिंग करेंगे जब आप पढ़ लोगे। सप्लायर की बात करते हैं, किसकी बात हो रही है, सप्लायर की बात हो रही है। सप्लायर आर दोस हु प्रोवाइड वेरियस काइंड ऑफ इनपुट, क्या प्रोवाइड करता है, वेरियस काइंड्स ऑफ इनपुट सच एज रॉ मटेरियल, फैब्रिकेटेड पार्ट्स, ठीक है। अब कोई पूछे भाई इनपुट क्या है, आपने देखा होगा कि भाई मान लीजिए कि भाई ये क्या है, ये एक फैक्ट्री है, क्या है, क्या कहते हैं इसे, फैक्ट्री, इसका नाम रखा मैंने फैक्ट्री है, और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। इनपुट मतलब हम बाहर से लेके आते हैं रॉ मटेरियल, क्या लेके आएंगे, रॉ मटेरियल, और जैसे ही उसे फैक्ट्री में डालेंगे तो वहां से जो निकलेगा वो क्या होगा, फिनिश्ड गुड्स उससे हमें मिलते हैं, ठीक है, तो वो सप्लायर होता है। तो एवरी फर्म स्ट्राइव टू ऑपरेट इन लो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फॉर विच इट हैज टू इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट। नॉर्मली क्या है, कोई भी फर्म होती है वो हमेशा क्या चाहती है कि भाई मैक्सिमम जो ऑपरेट करे किस पे करे, लो कॉस्ट पे करे। अब लो कॉस्ट पे कैसे करेगा कि भाई जब रॉ मटेरियल का प्राइस लो होगा, क्या होगा, प्राइस कम होगा, लो लो होगा, तो अगर मान लीजिए प्राइस लो है तो ऑफकोर्स क्या होगा, कॉस्ट भी कम होगी। जब कॉस्ट कम होगी तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट क्या होगा, हमारा मैक्सिमाइज होगा, प्रॉफिट बढ़ता है, जितनी ज्यादा कॉस्ट कम होती है उतना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ता है हमारा। क्लियर है, बेसिक चीज है, कोई फिजिक्स नहीं है इसमें, सिंपल चीज है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी एक बार वीडियो देखी या फिर एक बार आपने ध्यान से लेक्चर सुना, तभी एक ही बार में आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब वर्कर यूनियन की बात करते हैं, किनकी बात हो रही है, वर्कर यूनियन की बात हो रही है। अब भाई वर्कर कौन होते हैं, यूनियन कौन होता है, देखिए सबको पता है नॉर्मली वर्कर कौन होते हैं। द रिलेशनशिप which a business firm has built up with its workers is of crucial importance for its success। नॉर्मली क्या है कि भाई कोई पूछे किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए सबसे अच्छा रोल कौन प्ले करता है, तो देखिए मैनेजमेंट तो हमेशा करता करता है, लेकिन जो उसके वर्कर हैं जो कि खुद एक मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं। अब कैसे, जैसे बात करते हैं, जैसे कल ही मैंने डिस्कस करा था टाटा कंपनी का, कहते हैं कि भाई टाटा कंपनी में आज तक कभी स्ट्राइक नहीं हुई, कोई हड़ताल नहीं हुई, कभी नहीं हुआ आज तक। अब स्ट्राइक नहीं हुई, क्यों नहीं हुआ, आप खुद सोचिए। रीजन है जो टाटा कंपनी है, जो उसका मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, वो अपने वर्कर्स की प्रॉपर केयर करता है, वर्कर्स की, यूनियन की, ठीक है। जब वो वर्कर और यूनियन की केयर करता है तो ऑफकोर्स वर्कर और यूनियन क्या करते हैं, टाटा कंपनी को भी छोड़ के नहीं जाना चाहते। जो टाटा ग्रुप्स है उनमें कभी स्ट्राइक नहीं होती, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज का प्रॉपर केयर करते हैं, उनकी प्रॉपर ध्यान रखते हैं। क्लियर। The labor management practice operating in any organization would determine the quality of relationship which a business firm has with its worker। नॉर्मली क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, क्या प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। मैं हाईलाइट से हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, जितनी अच्छी आपकी रिलेशनशिप होगी उतना अच्छा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। क्लियर है, सिंपल था। आई होप आपको डाउट क्लियर हो चुके होंगे, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उन्हें सॉल्व कर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, पब्लिक की बात करते हैं। क्या है पब्लिक, पब्लिक कौन है, मैं हूं, आप है, हम सब पब्लिक है ना। इधर नॉर्मली लिखा है कि कोई पूछे भाई कि भाई पब्लिक का मीन्स क्या होता है, तो लिखा है द पीपल्स इन जनरल। क्या लिखा है, द पीपल्स इन जनरल, यानी कि एवरी कंपनी एनकाउंटर सर्टेन पब्लिक्स इन इट्स इन्वायरमेंट। कहीं ना कहीं देखेंगे, जैसे मैं आप हम सब क्या पब्लिक भी है ना, और पब्लिक है तो देखिए किसी ना किसी कंपनी का इम्पैक्ट हम पे भी पड़ता है, और हमारा इम्पैक्ट किसी भी कंपनी पे या ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। जैसे फिलिप कोटन ने लिखा भी है, क्या लिखा है इन्होंने, कि पब्लिक इज एन एनी ग्रुप that has an actual or potential interest in or impact on a company ability to achieve its objective। नॉर्मली क्या है कि आप देखिए कोई भी कंपनी है उस पे क्या है, एक ग्रुप का इम्पैक्ट पड़ता है, जिसे क्या बोला जाता है, पब्लिक बोला जाता है। तो पब्लिक का इंटरेस्ट है। अब उसके जो ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव कब अचीव कर सकते हैं, जब क्या है, जो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो आपकी कंपनी में बना हुआ है। जैसे आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जियो जियो लॉन्च हुई, किसकी थी, रिलायंस का क्या आया, जियो आया, क्या था, रिलायंस जियो।
जैसे ही मार्केट में लॉन्च हुई, देखेंगे पब्लिक ने उसे क्या करा, हाथों हाथ लिया। हाथों हाथ लेने का मतलब क्या है, कोई पूछे आपसे तो हाथों हाथ लेने का मतलब है कि भाई आगे बढ़ के आए और सिम को क्या करा, परचेज करा या फिर कंज्यूम करा। हुआ था ना, देखा होगा लोग फ्री में सिम परचेज कर रहे थे। तो पब्लिक का कितना इंटरेस्ट है, तो जियो ने क्या करा, मार्केट में सिम लॉन्च कर दी और फ्री क्या कर दिया, कॉल और इंटरनेट फ्री दे दिया। इंटरनेट एंड कॉल फ्री प्रोवाइड करी। जब इंटरनेट और कॉल फ्री प्रोवाइड करी तो उसने क्या करा आपको पता है, उन्होंने गेम खेला। साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं ना, वो उसका इम्पैक्ट पड़ा। कैसे पड़ा, उन्होंने कहीं ना कहीं कंज्यूमर को एडिक्ट बना दिया। एडिक्ट मतलब एडिक्शन देना। जिस तरह से एक स्मोकर क्या करता है, कंटिन्यूसली स्मोक करता रहता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, उसी तरह से जिन्हें एडिक्शन लग जाता है किसी चीज का, एडिक्ट या फिर लत लग जाती है, तो वो क्या बन जाते हैं, उसके एडिक्टर हो गए, तो वो कंज्यूम करेगा ही करेगा। तो क्या था, उसने क्या करा, पब्लिक के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करा। क्या करा, इंटरेस्ट को क्रिएट करा। वो किसका इंटरेस्ट, कंज्यूमर के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करा, ताकि कंज्यूमर उसे परचेज करे या फिर कंज्यूम करे। और उससे आपको पता है आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, जियो से कितना बेनिफिट है। जैसे ये कपड़ा लाता है तो वो ईयरली एक रिचार्ज कराता है हमसे 100 रुपीज का, ताकि आप क्या रहें, प्राइम कंज्यूमर रहें। आता है ना, जियो का लास्ट ईयर आपने कराया होगा, मैंने भी रिचार्ज कराया था। ठीक है, तो प्राय 100 रुपीज से ले लेता है आपसे। फिर अलग से रिचार्ज है, वही 399 का रिचार्ज कराइए या फिर 499 का, 1 GB डेली या फिर 1.5 GB डेली कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये एडिक्शन ही हो रहा है। ठीक है, तो माइक्रो इन्वायरमेंट जो था वो यहीं पर ही कंप्लीट हुआ हमारा। किसी को कोई डाउट है माइक्रो इन्वायरमेंट में तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो आगे क्या है, वो है मैक्रो इन्वायरमेंट। अब देखिए मैक्रो इन्वायरमेंट की बात करते हैं। मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है, ऐसा इन्वायरमेंट है जो हम सब ने इसको डिटेल वाइज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा भी था ध्यानपूर्वक, और एनालाइज भी करा था लास्ट क्लास में। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ज्यादा नहीं है इसके अंदर। जैसे सबसे पहले क्या आता है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। क्या आता है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। अब देखिए इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन। कोई पूछे भाई इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, तो जो इकोनॉमिक कंडीशन को बताए वो क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे द नेचर ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिसोर्सेस, लेवल ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए कैसे समझने की बात है, क्या क्या कहना चाहता है। देखिए इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं कि भाई इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है। ठीक है, तो वो क्या दिखाता है, इकोनॉमिक कंडीशन दिखाता है। नेचर ऑफ इकोनॉमी, यानी कैसी इकोनॉमी है आप बताइए, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, नॉर्मली क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। ठीक है, तो क्या है, कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, वृद्धि करने वाली जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें से एक इंडिया भी है। इंडिया हो गया, चाइना हो गया। तो क्या है, कैसा नेचर है हमारी इकोनॉमी का, ग्रो कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ऐसा नेचर है हमारा। इकोनॉमिक रिसोर्स की बात करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, और जो ह्यूमन वांट्स या नीड्स क्या है, वो क्या है, वो अनलिमिटेड है। यानी कि अगर देखेंगे कहीं ना कहीं रिसोर्स जो है लिमिटेड है, और जब रिसोर्स लिमिटेड है तो उसे यूटिलाइज करना भी सबसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना, ताकि हम क्या कर सके, उसे मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सके। तो वो भी क्या कहलाता है, आपका इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहलाता है। जैसे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है ना। इंडिया में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज काफी लार्ज अमाउंट में है, अमाउंट एक। ठीक है, हाँ। तो इंडिया में क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या है, काफी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है, और हम क्या करते हैं, उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे क्या करते हैं, हम लोग थर्मल पावर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, कोल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ये क्या है, ये क्या है, नेचर ऑफ द इकोनॉमी, जो क्या है आपको इजिली अवेलेबल मिल जाता है मार्केट के अंदर। आप देखते हैं ना कि मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि भाई स्किल्स इंडिया। अब स्किल इंडिया कॉन्सेप्ट क्यों करा, क्योंकि अब पता है इंडिया क्या यूथ है, 70% इंडिया में यूथ है। नॉर्मली जब 70% यूथ है तो उससे बेनिफिट क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा, क्या होगा कि लोगों के पास नए नए आइडिया है, नई नई स्किल्स है। और जिनके पास स्किल्स नहीं है तो उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव करने से क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे, ग्रोथ करेंगे अपनी, नए नए बिजनेस लगा के, प्लांट लगा के, नई नई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके।
तो ये क्या है, ये आपका है जो रिसोर्सेस है वो दिखाता है भाई, जो रिसोर्सेस है उसे ज्यादातर यूटिलाइज करना। लेवल ऑफ इनकम की बात करते हैं, अगर आपकी कंट्री के अंदर हाई लेवल है किसका है, मतलब पर पर्सन इनकम जो है वो ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय अगर आपकी ज्यादा है तो ऑफकोर्स क्या है, आप एक डेवलप कंट्री के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका, अमेरिका, चाइना, ठीक है। अब बात, सॉरी चाइना नहीं, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, ये कौन है, इनके पर पर्सन जो इनकम है वो क्या है, ज्यादा है। और जब बात करते हैं, ठीक, आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी किस तरह से आप इनकम का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नॉर्मली आप देखते हैं इंडिया में क्या होता है, ज्यादातर यूथ है हिंदुस्तान में। जब यूथ है हमारे पास ज्यादातर, तो क्या होता है, यूथ होने का सबसे बड़ा एक बेनिफिट भी है और लॉस भी है। कोई पूछे भाई क्या लॉस है, तो देखिए लॉस क्या है कि भाई यूथ है, तो देखेंगे ज्यादातर यूथ होने से क्या होता है, हिंदुस्तान में ज्यादातर बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है, इंडिया के किस चीज में इस्तेमाल होता है, यूथ को सर्विस प्रोवाइड करने में चला जाता है। जैसे लोगों को पेंशन प्रोवाइड करना, पेंशन होती है ना, पेंशन हो गई, पहला क्या पेंशन में जाता है, दूसरा क्या आता है कि भाई एजुकेशन प्रोवाइड करने में, थर्ड आप देखिए उसके बाद क्या आता है हमारा, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, फिर क्या जाता है आपका आर्म्स। तो आप इनकम को, जो भी इनकम है कंट्री की, उसे किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाता है, आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे आप देखिए कोविड का इम्पैक्ट था 2020 में, अब भी है इम्पैक्ट कहीं ना बहुत ज्यादा, लेकिन 2020 में क्या हुआ कि इंडिया ने अपनी टोटल इनकम का, बजट का बहुत बड़ा हिस्सा क्या करा, कोविड के लिए इस्तेमाल किया। और इस बार भी जो बजट आया, आपने सुना होगा बजट भी जो के लिए स्पेशल बजट पास हुआ, किसके लिए, कोविड के लिए, ताकि लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। तो ये क्या है, ये भी शो करता है कि आप अपनी जो इनकम है आपकी, उसे किस तरह से आप यूटिलाइज करते हैं। अगला स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप किस स्टेज पे हैं। नॉर्मली देख सुना होगा आपने, तीन तरह की स्टेज होती है, एक है डेवलप, डेवलप, एक है अंडर अनडेवलप बोलते हैं, एक है अनडेवलप, और एक क्या है, एक है डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग। तो अंडर डेवलप बोलिए फिर डेवलपिंग बोलिए, बात एक ही है। तो तीन स्टेज हो, तो आप इकोनॉमी की, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है उसकी कौन सी स्टेज पे है। अगर आप डेवलप है जैसे यूएसए या फिर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, तो क्या है, आप डेवलप है तो क्या होगा, वहां पे आपका लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, हाई होगा, आपका एजुकेशन लेवल क्या होगा, हाई होगा। वहीं अगर आप क्या करेंगे, अंडर डेवलप में आते हैं, किस पे आते हैं, अंडर डेवलप पे आते हैं, तो देखते हैं क्या होता है कि ज्यादातर जो एजुकेट जो अमाउंट है वो यूटिलाइज किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है, कि ताकि हम क्या करें, देश को ग्रो कर सके, ग्रोथ कर सके, डेवलप कर सके। तो वो क्या कहलाता है, वो डेवलपिंग कहलाता है। और अनडेवलप क्या होता है, अनडेवलप माने वो जिन देशों में अभी विकास चालू ही नहीं हुआ है। जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे बहुत सारे देश हैं, युगांडा हो गया, वकांडा हो गया। तो वकांडा वो नहीं जो आपने ब्लैक पैंथर मूवी में देखा, वकांडा रियलिटी में काफी गरीब देश है नॉर्मली। नामीबिया, कीनिया उन्हीं देशों में से एक है। पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, देखिए लास्ट क्लास में डिस्कस करा था पॉलिटिकल की। तो पॉलिटिकल सिस्टम एंड आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज exert a lot of influence in the determining। नॉर्मली क्या है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम या फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है उसका इम्पैक्ट हमेशा आपके बिजनेस इन्वायरमेंट पे पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपके देश की पॉलिसी, जैसे इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी देखेंगे जो कि 1990 से, यानी कि इकोनॉमी न्यू इकोनॉमी से पहले, यानी कि बिफोर 1990, मतलब दो स्टेज पे आ जाते हैं, एक इससे पहले का और एक इसके बाद का। ठीक है, तो बिफोर की जब बात करते हैं तो उस टाइम देखेंगे क्या था कि भाई बाहर से, इंडिया के बाहर से कोई भी कंपनी इंडिया में एंट्री नहीं लेगी, रिस्ट्रिक्टली बैन कर रखा था कि भाई कोई भी कंपनी एंट्री नहीं ले सकती। ठीक है, तो ऐसा क्यों था, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी ऐसी थी, पॉलिटिकल पॉलिसी ऐसी थी कि भाई बाहर की किसी भी कंपनी को एंट्री नहीं दी थी। ठीक है,
आइडियोलॉजी थी ना उनकी। लेकिन 1990 के बाद जैसे नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई, पीवी नरसिम्हा राव जी की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या करा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आ गए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, आप लोग पढ़ते होंगे और बिजनेस एनवायरनमेंट में हम पढ़ेंगे भी, नॉर्मली पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उससे क्या हुआ, लोगों को कहीं ना कहीं मतलब जो बाहर से कंपनी आती है उन्हें क्या मिला, एक रास्ता मिल गया। और 1990 के बाद क्या परमिशन दे दी गई कि भाई आप इंडिया में आ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। क्लियर है, इतना क्लियर। तो ये क्या पॉलिटिकल सिस्टम या फिर आइडियोलॉजी को शो करता है। आइडियोलॉजी देखिए 1990 से पहले की क्या आइडियोलॉजी थी, 1990 से पहले की थी कि भाई कोई भी कंपनी एंट्री नहीं करेगी। फिर 1990 के बाद क्या हुआ कि भाई कंपनी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन किसके साथ, जॉइंट वेंचर के साथ। जॉइंट वेंचर जैसे हीरो, होंडा, ये दो कंपनी थी, एक हीरो थी और एक होंडा थी। आपको पता होगा आजकल होंडा की अलग बाइक आती है, हीरो की अलग आती है। तो इन दोनों को एक साथ, यानी कि आप बिजनेस लगाओगे, बिजनेस स्टार्ट करोगे पर जॉइंट वेंचर में। और आप देखिए जैसे मोदी गवर्नमेंट आई है तो अब क्या हुआ है, आप तो पूरी परमिशन है, आप एफडीआई भी लेके आ सकते हैं बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से। और क्या है, अपना कोई भी कंपनी आके इंडिया में बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। तो पॉलिसी आइडियोलॉजी है जो कि चेंज होती रहती है, तो उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से आपका बिजनेस इन्वायरमेंट या फिर बिजनेस ग्रो करेगा। डी मॉर्क ने बोला भी, नॉर्मली डी मॉर्क है, इन्होंने ऑब्जर्व करा, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है दैट द टू मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटी। कोई पूछे भाई कि सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन क्या है सोसाइटी में इस टाइम पे, तो पहला क्या है, बिजनेस है, और सेकंड क्या है, गवर्नमेंट है। क्या क्या है, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। क्यों ऐसा है, क्योंकि भाई दोनों क्या है, कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, और दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। क्लियर, इतना क्लियर है ना। आई होप आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी किसी को डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ये पढ़ लेना फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, ये इंडियन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही आता है भाई, परमिशन देता है किसी भी फॉरेन कंपनी को किस तरह से इंडिया में आके बिजनेस करना है, अपने आप को स्टेबल करना है, ये परमिशन देता है। सोशल कल्चर जैसे लास्ट टाइम आप पढ़ लेना, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ सोशल कल्चर क्या होता है नॉर्मली, क्योंकि कल मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ नॉर्मली। देखिए सोशल कल्चर का ना, कल्चर का इम्पैक्ट हमेशा हर एक बिजनेस पे पड़ता है, चाहे वो कोई लोकल बिजनेस हो या फिर फॉरेन कंट्री से कोई बिजनेस स्टार्ट करने इंडिया में आए। जैसे मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, जैसे मैकडी है, मैकडोनल्ड्स है ना। अब देखिए जब आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि जब आप यूएसए जाएंगे तो वहां पे जो मैकडी का बर्गर है ना उसमें बीफ मिलता है। क्या मिलता है, बीफ मिलता है। लेकिन इंडिया में क्या आप बीफ मिलता है आपको बर्गर पे, नहीं मिलता। इंडिया में क्यों नहीं मिलेगा, इसका रीजन है, इसका रीजन क्या है कि इंडिया में क्या है, कई सारे जो रिलीजन है या फिर किसी स्पेशल कम्युनिटी के जो लोग हैं फिर ग्रुप है, वो ब्रीफ को पसंद नहीं करता। तो इसलिए मैकडी क्या करता है, मैकडबल्स क्या करता है, बीफ के लिए क्या प्रेफर करता है, चिकन प्रेफर करता है। ठीक है, उसकी प्रेफरेंस चेंज हो गई, चिकन की तरफ शिफ्ट हो गया। तो देखिए किसी देश का सोशल कल्चर, अब सोशल कल्चर देखिए कितना इंपैक्ट डालता है कि भाई मैकडबल जो कि इतनी बड़ी कंपनी है जिसकी पूरी दुनिया में मैक्सिमम से मैक्सिमम कंट्रीज की फ्रेंचाइजी है, ब्रांचेस हैं, उस कंपनी को भी अपने रूल चेंज करने पड़े, उसे अपने रेसिपी में ही चेंज करना पड़ा, बीफ के बदले क्या उसे यूज करना पड़ा, उसे चिकन यूज करना पड़ा। तो ये क्या सोशल कल्चर है। क्लियर, तो लिखा भी इधर ईच सोसाइटी हैज इट्स ओन कल्चर, हर एक सोसाइटी का अपना खुद का कल्चर होता है, कस्टम्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, एटीट्यूड होते हैं, बिलीफ है, हैबिट है, लैंग्वेज है, और अदर फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन है, जो क्या करता है कि भाई कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है किसी भी बिजनेस में। कस्टम है, रीति रिवाज है, जैसे हमारे पे क्या होता है नॉर्मली, भाई ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं प्रेफर करते, भाई मंगलवार है आज हनुमान जी का दिन है हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। ठीक है, वैल्यूज है, अपने रीति रिवाज है कि भाई आज मैं चिकन नहीं खाऊंगा, या फिर भाई मैं नॉर्मली क्या है कि मैं कॉटन नहीं पहनूंगा, मैं सर पर टोपी रख के घूमूंगा, मैं दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, मैं पग बांधूंगा। तो अपने अपनी वैल्यूज है, एटीट्यूड है, बिलीफ है, अपनी अपनी मान्यताएं, हैबिट है, आदतें हैं, लैंग्वेज है। देखिए हिंदुस्तान जो कि क्या है कि कई सारे धर्मों का एक, कई सारे धर्मों से मिलकर एक देश बना हुआ है नॉर्मली, जिसमें कई सभी धर्मों को एक बराबर वैल्यू दी जाती है। इसी तरह से कई सारी लैंग्वेज भी हैं, 22 लैंग्वेज तो वो है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, जबकि हिंदुस्तान में बोला जाता है कि हर पग पर एक नई भाषा है।
ठीक है, यानी कि हर कोर्स पे हर 2-3 किलोमीटर बाद आपको लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंजेस मिल जाएगा। तो लैंग्वेज के साथ साथ क्या है, उनकी जो बिहेवियर है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। एंड अदर फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, नॉर्मली क्या है कि भाई बिलीफ का, एटीट्यूड का, कस्टम्स का, लैंग्वेज का इम्पैक्ट क्या है, सोसाइटी पे पड़ता है। जब सोसाइटी पे पड़ा है तो ऑफकोर्स सोसाइटी में वही कंज्यूमर कहाँ से निकल के आते हैं, सोसाइटी से आते हैं। अब कंज्यूमर की आप केयर नहीं करेंगे, उनकी उन्हें सेटिस्फाई नहीं करेंगे, उनकी जो इच्छाएं हैं या फिर नीड है उन्हें आप फुलफिल नहीं करेंगे, तो क्या आपकी कंज्यूमर आपके गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करना पसंद करेगा? नहीं करेगा। जब वो गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम ही नहीं करेगा तो क्या आपको प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। जब प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी फर्म क्या हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगा। इसलिए सोशल कल्चर क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेमोग्राफी, ठीक है, आज 4 टॉपिक, हम चारों टॉपिक करते हैं फिर हम आज क्लास कंप्लीट करेंगे। ठीक, डेमोग्राफिक की बात करते हैं। डेमोग्राफिक फीचर डील विद द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। क्या करता है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखिए इंडिया में कितनी है, 133 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की। ठीक है, अराउंड 133 करोड़ पॉपुलेशन है और नॉर्मली 70% क्या है, यूथ है उसमें। ठीक है, यंगस्टर है। ठीक, normally the absolute size of the population in a country is an important factor determining the size of the domestic market. नॉर्मली अगर 70% यूथ है तो यूथ क्या करेगा, आप खुद सोचिए। यूथ क्या करता है, रिस्क लेने से नहीं डरता है, वो नई नई चीजें ट्राई करता है। नॉर्मली जिम देखेंगे इंडिया में, जैसे यंगस्टर ज्यादा है तो जिम का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है आजकल। लड़के जिम बहुत जाते हैं, फिटनेस पे प्रॉपर ध्यान देते हैं। ठीक है, एजुकेशन लेते हैं। नॉर्मली देखते हैं बहुत सारी एकेडमी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्या है ओपन होती जा रही है, गवर्नमेंट भी परमिशन दे रही है। ठीक, ये चीजें हो रही हैं। इसके साथ ही क्या है, देखेंगे आप टीवी पे कई कई तरह की क्रीम आती हैं गोरे होने की, नए नए तरह के फैशन ट्रेंड आते हैं, ड्रेसेस आती हैं, शूज आते हैं। तो देखेंगे ये सब क्यों आते हैं, क्योंकि कौन इन्हें परचेस करता है, यूथ ही है जो इन्हें परचेस करता है। कौन करता है, यूथ। तो जब जिस देश का यूथ 70% यंग हो तो ऑफकोर्स वहां पे इन सब गुड्स की क्या है, डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो नॉर्मली लिखा भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इम्पैक्ट डालता है डोमेस्टिक मार्केट पे। इसके साथ ही बट द रियल साइज ऑफ एनी मार्केट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, ऑफकोर्स नेचर पे डिपेंड करता है ना कि कैसी पॉपुलेशन है, उसके बेसिस पे ही मार्केट आगे ग्रो करती है। अब कौन कौन से डेमोग्राफिक फैक्टर हैं, कोई पूछे भाई, साइज है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट, भाई किस तरह से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इंडिया में 2% की रेट से बढ़ती है, हर साल 2% लोग बढ़ते जाते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितने साल तक जिंदा रहते हैं, तो 70+ लोग जिंदा ही रहते हैं हिंदुस्तान में, मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, तो एवरेज पर्सन 70 ईयर जीता है इंडिया के अंदर। ठीक, एज, कंपोजिशन, सेक्स यानी कि मेल फीमेल। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है जिसका इम्पैक्ट किसी भी बिजनेस पे पड़ता है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। नॉर्मली टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट क्या दिखाता है, ये दिखाता है ऑल दोज फैक्टर विच आर रिलेटेड टू नॉलेज अबाउट मशीन। क्या बोला इसने, जितने भी फैक्टर हैं किससे रिलेट करते हैं, मशीन से रिलेट करते हैं। और मशीन से क्या होता है, प्रोडक्शन होता है किसका, गुड्स का एंड सर्विस का, होता है ना। आप देखते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी अच्छी है तो अच्छी क्वालिटी के गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। जैसे खेती की बात करें, जब फार्मर पहले क्या करता है, बैल का उपयोग करता था, तो बैल को उपयोग से करने से खेती करता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या, ट्रैक्टर आ गए हैं। ट्रैक्टर आने से क्या है, जो बैल काम करता था 2 दिन में, 3 दिन में, वो ट्रैक्टर क्या करता है, 2 घंटे 3 घंटे में कंप्लीट कर देता है। तो क्या इम्पैक्ट है, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट है। आगे क्या, नो कंट्री and for that matter no business firm can afford to persist with the outdated technology। कोई भी कंट्री या फिर कोई भी फर्म कभी भी क्या कर सकती है, किसी भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करने से बचती है। वो चाहती है कि हम हमेशा ही अपडेटेड रहें। अब फर्म की बात छोड़िए, किसी कंट्री की बात छोड़िए, आप अपनी बात देखिए कि भाई अभी मान लीजिए आप पे एंड्रॉयड है, तो आप सोचेंगे भाई एंड्रॉयड आगे 11 है तो आप एंड्रॉयड 12 परचेज कर लें। ठीक है, या फिर अपडेट कर लें। अभी आईफोन 12 आया है तो जैसे आईफोन 13, मतलब आईफोन 12 है, जैसे आईफोन 13 आएगा तो आपकी इच्छा होगी भाई मैं आईफोन 13 परचेज कर लूं। तो आप देखिए, जब हम खुद ही अपने आप को नहीं रोक सकते नई टेक्नोलॉजी से का यूज करने से, तो फर्म या
कोई भी कंट्री कैसे रोक सकती है। क्लियर है, सिंपल था। टेक्नोलॉजी तो ऐसा चीज है सबको पता रहता है नॉर्मली। The overall scenario of business operation has undergone of tremendous change all over the world due to fast track development। क्या बोला इसने, फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट है। टेक्नोलॉजी के आते ही क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आते ही कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि सेक्टर में क्या हो रहा है, फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट हो रहा है, बड़ी तेजी से तरक्की हुई है। और हम देखते हैं भाई आजकल यूट्यूब पे सर्च करके हम क्लासेस पढ़ लेते हैं घर बैठे बैठे। लॉकडाउन में जहाँ पे स्कूल कॉलेज बंद थे हम घर बैठे क्लास अटेंड कर रहे थे। ठीक है, नॉर्मली अगर मान लीजिए एकेडमी का टाइम है आपका सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक का, और आपका मन नहीं है आज 10 से 2 तक पढ़ने का, तो आप रात को पढ़ लीजिए। रात को आप जाएंगे, वीडियो अपलोड होती है, डाउनलोड मतलब वीडियो को प्ले करिए, देख लीजिए। तो ये क्या टेक्नोलॉजी है जो क्या कर रहा है, आपको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। बस 2 टॉपिक और रह गए हैं। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, अब इंटरनेशनल इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कंप्राइज ऑल दोज फैक्टर। अब देखिए कोई पूछे भाई इंटरनेशनल इन्वायरमेंट क्या है, तो इसमें क्या आता है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, ये सब क्या है, इन सभी इन्वायरमेंट को मिला के बनता है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। जैसे क्रॉस कल्चर, क्या लिखा है, क्रॉस कल्चरल, ठीक है, अक्रॉस द बॉर्डर लेवल। अब कैसे आप कहेंगे कैसे, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था मैंने कि भाई मैकडॉवेल्स एक इंटरनेशनल कंपनी है यूएसए की, वो इंडिया में आ गई, कहाँ आ गई, इंडिया में। जैसे ही वो इंडिया में आई तो इंडिया में आते क्या हुआ, उसके ऊपर कल्चर का इम्पैक्ट पड़ा। कल्चर का इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, सोशोलॉजी माने वही कल्चर का, ठीक है, इम्पैक्ट पड़ा। जब इम्पैक्ट पड़ा तो उसने अपना चेंज कर लिया। आप देखिए क्रॉस कल्चर एंड क्रॉस अक्रॉस द बॉर्डर लेवल, कि मैकडी या फ्रेंच फ्राइज या मैकपफ जो कि क्या था, पिज्जा, पिज्जा होता है ना पिज्जा, तो जो कि क्या है कि हम बाहर का खाना है, इंडिया का नहीं है ना, लेकिन वो इंडिया में आ गया। जब इंडिया में पिज्जा हट लेके आ गया, नॉर्मली पिज्जा हट आया, फिर मैकडी लेके आ गया, तो क्या है कहीं ना कहीं देखेंगे कि क्रॉस कल्चर हो रहा है, कि भाई एक दूसरे देश का फूड खाना हमारे देश में खाया जा रहा है। इसी तरह से जो इंडियन फूड है वो बाहर खाए जाते हैं। ड्रेस आप देखते हैं नॉर्मली वेस्टर्न ड्रेस होती हैं, इंडिया में क्या प्रेफर करते हैं, पहले कुर्ता पहना, पजामा पहन लिया, नॉर्मली लेडीज से साड़ी प्रेफर करती थी। लेकिन वेस्टर्न कल्चर आ गया तो जीन्स टॉप, बॉयज भी रफ जींस प्रेफर करते हैं, टी शर्ट वेयर करने लग गए नॉर्मली। ठीक है, टैटू बनवाना हाथों पे। इंडिया में क्या होती है, पहले कसरत होती थी, पहलवानी होती थी अखाड़े में, अब क्या जिम में जाके बॉडी बनाते हैं। तो क्या हो रहा है, क्रॉस कल्चर ट्रेंड है जो क्या है बाहर से इंडिया में आया। इसी तरह से जो इंडियन ट्रेंड है वो क्या है बाहर जाता है, इसे कहते हैं इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। क्या है पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता रहता है उसका, जिससे जैसे ईयू, यूरोपियन यूनियन, एशियान एंड नाफ्टा इसके अच्छे खासे एग्जाम्पल हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, देखो नेचुरल क्या है कि भाई जो नेचुरल अवेलेबल है उसे नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं। बिजनेस इज आल्सो अफेक्टेड बाय द क्वालिटी ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इन अ पर्टिकुलर कंट्री। भाई किसी भी देश का नेचुरल इन्वायरमेंट कैसा है उसका इम्पैक्ट फर्म पे पड़ता है। कैसे पड़ता है, जैसे इंडिया में क्या है, नेचुरल रिसोर्स इजिली अवेलेबल है। जब नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है तो देखिए इंडिया में ज्यादा जो कंपनियां हैं वो इजिली आके अपना प्लांट को क्या करना चाहती हैं, सेटअप करना चाहती हैं। क्यों, क्योंकि जब वो इंडिया में आएंगी तो क्या होगा, उन्हें प्रॉफिट होगा, कि कैसा प्रॉफिट होगा, मैक्सिमाइज होगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें बाहर से कोई रॉ मटेरियल बाहर से ही कंज्यूम करना पड़ रहा है। क्या लगता है मैकडी वाले, मैकडॉवेल्स वाला बर्गर बनाता है तो अमेरिका से बर्गर लेके आते हैं, नहीं आता। उसे पता है कि इंडिया में रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाएगा, उस रॉ मटेरियल को यूज करता है। रॉ मटेरियल क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट है हमारा, नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसको यूज करता है। उसे यूज करने से क्या होता है, नॉर्मली वो बर्गर बनाता है जिसे सेल करता है। क्लियर, तो देयर आर सम बिजनेस व्हिच कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओनली एट ए सोर्स वेयर अ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो क्या है तभी एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं जब रॉ मटेरियल उसका अवेलेबल हो। जैसे शुगर इंडस्ट्री, अब शुगर इंडस्ट्री कैसे, शुगर कैन यानी गन्ना। अब हमेशा देखेंगे जो चीनी की मिल जो होती है, शुगर इंडस्ट्री जो होती है वहीं पर स्टैब्लिश की जाती है जहां पर गन्ने की खेती होती है, ताकि रॉ मटेरियल उन्हें इजिली अवेलेबल हो जाए। क्लियर है,
तो अगर हम बात करते हैं आज हमने क्या करा, आज हमने करा है भाई बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हमने पढ़ा माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। कल हम करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग अप्रोच नॉर्मली। तो अगर कोई डाउट है आज की क्लास में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उसके साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक बाय एंड टेक केयर।